बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद फवाद मलिक। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट फीचर्स डू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैव इन कॉमन विद द ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव के कौन से फीचर्स हैं, कौन सी खसूसियात हैं जो एक जैसी हैं। ठीक है, तो इसमें पॉइंट नंबर 1 है हमारे पास, both are mechanical waves। दोनों ही मैकेनिकल वेव्स हैं क्योंकि दोनों को अपनी प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की जरूरत होती है। सेकंड पॉइंट हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे, बोथ ट्रांसफर एनर्जी ठीक है, दोनों जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। फिर हम इसमें लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 3, बोथ वेव्स परफॉर्म phenomenon of reflection, refraction, diffraction and interference। और हम इसमें लिख सकते हैं स्पीड ऑफ बोथ वेव्स कैन बी measured by v is equal to f lambda। ठीक है, जहां पे v जो है वो स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, f इज द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वो फीचर्स हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफर वेव में कॉमन होते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें कहता है द 5 पॉसिबल वेव फॉर्म्स ऑब्टेन्ड व्हेन द आउटपुट फ्रॉम अ माइक्रोफोन इज फेड इनटू द वाई इनपुट ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप विद द टाइम बेस ऑन एज शोन इन द फिगर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको कुछ डायग्राम्स नजर आ रही हैं। ये एक माइक्रोफोन के डिफरेंट आउटपुट्स हैं जो कि हम एक डिवाइस जिसका उसने नाम लिखा हुआ है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के लिए सिर्फ आप इतना जान लें कि इट इज अ हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस। किसी भी टाइप की हमारे पास वेव फॉर्म हो, उसको आपने ग्राफिकली देखना हो तो उसको हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के वाई इनपुट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, तो वो हमें इसका वेव फॉर्म डिस्क्राइब करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो हमने एक माइक्रोफोन के आउटपुट को सीआरओ की स्क्रीन के ऊपर देखा है, तो हमारे पास ये ए बी सी डी और ई ये पॉसिबिलिटीज हमें नजर आ रही हैं। ठीक है, कहता है कि द वेव फॉर्म आर ऑब्टेन्ड अंडर द सेम एडजस्टमेंट ऑफ द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कंट्रोल्स। हमने इन तमाम वेव फॉर्म्स के लिए जो पैरामीटर्स थे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के उनको डिस्टर्ब नहीं किया। अंडर सेम कंडीशंस हमने ये तमाम ग्राफ प्लॉट किए हैं। ठीक है, इंडिकेट द वेव फॉर्म, आपने वो वेव फॉर्म इसमें डिस्क्राइब करनी है जिसमें कहता है विच ट्रेस रिप्रेजेंट्स द लाउडेस्ट नोट, जिसमें सबसे ऊंचा नोट या लाउडेस्ट नोट डिस्क्राइब किया हुआ है। नंबर 1 ये है। नंबर 2 में कहता है विच ट्रेस रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और कौन सी डायग्राम ऐसी है जिसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह बात पता है कि अगर हम लाउडनेस की बात करते हैं तो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। अब इन तमाम ग्राफ पे उसने चूंकि कहा हुआ है कि आपने एडजस्टमेंट को सेम रखा हुआ है, इस वजह से टाइम की वैल्यू जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर ली जाती है वो इन तमाम में सेम है। ठीक है, तो आपने सेकंड आंसर के लिए वो वाली डायग्राम को सिलेक्ट करना है जिसमें गिवन टाइम के अंदर सबसे ज्यादा वाइब्रेशंस आपको नजर आ रही हैं। तो आइए अब हम इसका आंसर लिखते हैं। जी, पहले हमने इसमें डिस्क्राइब करना है
लाउडेस्ट नोट। लाउडेस्ट नोट के लिए हमने क्या डिस्क्राइब किया है? लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब यहां से देखें कौन सी वेव फॉर्म का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा नजर हमें आ रहा है। तो दिस इज द वेव फॉर्म जिसमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू हाईएस्ट है। बाकी तमाम वेव फॉर्म्स देख लें, एम्पलीट्यूड की वैल्यू इससे लेस रहेगी। ठीक है, सो हम ये लिख सकते हैं इन फिगर डी द amplitude is maximum, so the loudness is also maximum। अब हमने स्टूडेंट्स बात करनी है फ्रीक्वेंसी की, तो पॉइंट नंबर 2 में आ जाएगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन स्टूडेंट्स हमें पता है कि दिस इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। सपोज कर लें कि इन डायग्राम्स में ये जो टोटल डिस्टेंस उसने दिया हुआ है दिस इज द टाइम ऑफ 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड की बात है। अब आपने इसमें वो ग्राफ देखना है जिसमें इसी 1 सेकेंड में सबसे ज्यादा वाइब्रेशंस आ रही हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें तो एक वाइब्रेशन है, यहां पे अगर हम देखें तो इसमें हमें 3 से ज्यादा वाइब्रेशंस नजर आ रही हैं। ठीक है, इसमें अगर हम देखते हैं तो 2 कंप्लीट वाइब्रेशंस हैं, इसमें भी 2 वाइब्रेशंस हैं और इसमें एक भी वाइब्रेशन कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हो गया कि बी ट्रेस इज द रिक्वायर्ड आंसर जिसमें नंबर ऑफ वाइब्रेशन सबसे ज्यादा आ रही हैं। तो इसका आंसर हम लिखते हैं इन फिगर बी द नंबर ऑफ vibrations is maximum, so frequency is also maximum। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इज इट पॉसिबल फॉर 2 आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रिंग टू गिव राइज टू अ स्टेशनरी वेव। ठीक है, कि 2 वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और जब वो एक दूसरे से मिक्स होती हैं तो क्या वो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस कर सकती हैं? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता। अब स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस किस तरह से होती हैं, तो उसके लिए उसने पॉइंट डिस्क्राइब किया हुआ है। कहता है कि स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड when 2 waves of same frequency traveling in opposite direction superpose each other। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टेशनरी वेव्स तब प्रोड्यूस होती हैं जब 2 वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए एक दूसरे से मिक्सअप होती हैं, तो रिजल्टिंग वेव जो है उसको हम क्या नाम देते हैं? स्टेशनरी वेव का नाम देते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि अ वेव इज प्रोड्यूस्ड अलोंग अ स्ट्रेच स्ट्रिंग बट सम ऑफ इट्स पार्टिकल परमानेंटली शो जीरो डिस्प्लेसमेंट, व्हाट टाइप ऑफ वेव इट इज। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यह बात पढ़ी हुई है कि एक ऐसी वेव जिसमें कुछ पॉइंट्स हमेशा रेस्ट पे रहते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव का नाम देते हैं। तो ये कौन सी वेव बन जाएगी? ये बेसिकली एक स्टेशनरी वेव की बात कर रहा है, ठीक है। तो आंसर इसका हम लिखेंगे, दिस इज अ स्टेशनरी वेव, ठीक है। ये एक स्टेशनरी वेव है। अब अगर हम इसकी एक वेव फॉर्म बना लेते हैं तो ये इस तरह से हमें नजर आएगी। ठीक है। अब इसमें ये जो पॉइंट्स हैं जिसको हम नाम दे लेते हैं ए, सी और ई। स्टूडेंट्स, ये वो पॉइंट्स हैं जो कि हमेशा अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं और इन पॉइंट्स को हम नाम देते हैं नोड्स का। ए, सी, ई, ये पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? नोड्स। और इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर होते हैं। लाइक हम यहां पे बी से और डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो बी और डी वो पॉइंट है जो कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं और इनको हम क्या नाम देते हैं? एंटी नोड का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स क्या बन जाएंगे? एंटी नोड्स बन जाएंगे, ठीक है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है एक्सप्लेन द टर्म्स क्रस्ट, ट्रफ, नोड एंड एंटी नोड। आपने ये चारों टर्म्स जो है इनको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं क्रस्ट क्या होता है। कहता है कि द पोर्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव above mean position is called crust। और इसी तरीके से ट्रफ को डिफाइन करना है। ट्रफ क्या चीज होती है? कहता है कि द पोर्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव बिलो मीन पोजीशन। अगर स्टूडेंट्स इसको आप डायग्राम से डिस्क्राइब करना चाहें तो इस तरह से बन जाएगा। फर्ज कर लें कि ये हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव है। तो ये लाइन जो है, इस लाइन को हम क्या नाम देते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन कह सकते हैं या आप इसको मीन पोजीशन कह सकते हैं। अब ट्रांसवर्स वेव में मीन पोजीशन से ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम क्या नाम देते हैं? दिस इज नोन एज क्रस्ट। और बिलो मीन पोजीशन जो ये हिस्सा आ रहा होता है, इसको हम नाम देते हैं ट्रफ का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हमारे पास टर्म है नोड और एंटी नोड। तो इसको डिफाइन करते हैं। पहले है हमारे पास नोड। कहता है कि द पॉइंट्स ऑन stationary waves which shows
permanently zero displacement are called nodes. ठीक है, जो पॉइंट हमेशा जीरो डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? नोड्स का नाम देते हैं. सेकेंड डेफिनेशन है हमारे पास एंटी नोड की. एंटी नोड की डेफिनेशन हम डिस्क्राइब करते हैं. द पॉइंट्स ऑन stationary waves which shows maximum displacement are called antinodes. एंटीनोड्स. ठीक है, इनको हम क्या नाम देते हैं? एंटीनोड्स का नाम देते हैं. अब आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि व्हाई डज साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड देन इन गैसेस? गैसेस के मुकाबले में साउंड सॉलिड में ज्यादा तेज क्यों चलती है? तो स्टूडेंट्स इसमें हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है. वो रिलेशन है स्पीड ऑफ साउंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इलास्टिक मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी. ठीक है, वेयर E इज द इलास्टिक मॉडुलस एंड रो जो है दैट इज द डेंसिटी ऑफ मीडियम. वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या फिर गैसेस भी हो सकती हैं. यहां पे हमने कंपैरिजन करना है सॉलिड का गैसेस के साथ. हमें यह बात पता है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द गैसेस. ठीक है, लेकिन वो कहता है कि दोनों पैरामीटर्स का कंबाइन इफेक्ट वेलोसिटी ऑफ साउंड को डिस्क्राइब करेगा. हम इंडिविजुअली नहीं बता सकते क्योंकि इस रिलेशन के मुताबिक हमें यह नजर आ रहा है, क्योंकि डेंसिटी का वेलोसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो डेंसिटी अगर सॉलिड की ज्यादा है तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता. वो वजह क्या है? वो वजह यह दूसरा पैरामीटर है जिसको हम इलास्टिक मॉडुलस कहते हैं. सॉलिड की डेंसिटी गैसेस की डेंसिटी से ज्यादा होती है, लेकिन सॉलिड का इलास्टिक मॉडुलस गैसेस के इलास्टिक मॉडुलस से बहुत ज्यादा होता है. तो जब आप नेट इफेक्ट देखते हैं तो रेशो बनती है E ओवर रो फॉर सॉलिड. दिस इज ग्रेटर देन द रेशो ऑफ E ओवर रो फॉर गैसेस. वजह इसकी क्या है? बिकॉज इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सॉलिड इज वेरी मच ग्रेटर देन द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ गैसेस. अब इसी वजह से हम लिख सकते हैं फाइनली कि स्पीड ऑफ साउंड इन द सॉलिड मीडियम इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन द गैसियस मीडियम. ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक है हमारा आज का लेक्चर. उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ आ गया होगा. इजाजत चाहते हैं. अल्लाह हाफिज.